जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। बच्चों, आप देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड आईसीएसई बोर्ड मैथ्स के वीडियोस। आज लेंगे चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टैक्स किस चिड़िया का नाम है। जीएसटी का नाम ज्यादातर बच्चों ने सुना है नॉर्मल लाइफ में। यह तो पता है कि जीएसटी कुछ है, बहुत सारे बच्चों को यह भी पता है कि जीएसटी किसी पर्टिकुलर टाइप का टैक्स है। बट ये टैक्स क्या है, ये ज्यादातर या काफी बच्चे नहीं जानते। तो देखिए, हम जो अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसी से तो हम जीते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। ठीक है, हमने पैसे खर्च किए, कपड़े खरीद लाए, पहन लिए, हमने पैसे खर्च किए, खाना खा लिया। हम जो भी इनकम करते हैं, जॉब या सर्विस या किसी भी तरह के बिजनेस वगैरह से, तो उससे होने वाली इनकम से हम अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि जिंदगी बसर करते हैं। कुछ पैसे खर्च करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ पैसे खर्च करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमने अपने पैसों से अपना घर बनाया, सारे काम हम करते हैं। लेकिन बहुत सारे खर्चे हमारे ऊपर ऐसे भी होते हैं जो हम डायरेक्ट अपनी पॉकेट से खर्च नहीं करते। एक्चुअली वो काम भी हमारे पैसों से ही होते हैं, हमारी इनकम से ही होते हैं, लेकिन वो पैसे हम डायरेक्टली पे नहीं करते। वो पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट हमारे लिए, ऑब्वियसली हमारे लिए। लेकिन गवर्नमेंट के पास वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा गवर्नमेंट को हम ही देते हैं। देखिए, थोड़े से एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल से इस बात को समझेंगे कि बहुत से ऐसे खर्चे कौन से होते हैं। जैसे कि सड़क बनाना, हम सड़क पे चलते हैं तो क्या हम अपनी पॉकेट से पैसे देते हैं सड़क बनाने के लिए? नहीं देते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट को कुछ पैसे देते हैं। किस तरह से पैसे देते हैं? गवर्नमेंट को हमेशा पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए, एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए, एटसेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे काम कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने सड़क का एग्जांपल दिया। सड़क बनती है, उस पर हम चलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम सड़क बनाने के लिए सड़क बनाने वाले को पैसे नहीं देते, गवर्नमेंट उसको पैसे देती है, लेकिन गवर्नमेंट वो पैसा हमसे ही कलेक्ट करती है। कुछ दूसरे एग्जांपल लेंगे फटाफट, बहुत ज्यादा देर तक इस पे अटकेंगे नहीं। जैसे कि और कौन कौन से काम होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, बॉर्डर पर सोल्जर्स बैठे हुए हैं, -45 डिग्री सेल्सियस से लेकर +50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक झेलते हैं, और भी बहुत कुछ झेलते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। क्या उनकी फैमिली नहीं है? उनको सैलरी कौन देता है? उनके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्या? वो घर पे खाना नहीं खाएंगे क्या? वो घर नहीं बनाएंगे क्या? तो कौन देता है उनको सैलरी? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस किस तरह के कामों के लिए गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं, ताकि वो इन सर्विसेज के लिए पैसा खर्च कर पाए। एक्चुअली ये सारे काम हमारे लिए होते हैं, ऑब्वियसली देश हमारा है, हम इस देश में रह रहे हैं, तो जो कुछ भी होता है वो हमारे लिए ही होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका फायदा हमें ही होता है। तो इसका पेमेंट भी हमारी पॉकेट से ही जाता है, जो कि हम डायरेक्टली खर्च नहीं करते, हम गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स के रूप में। इसी अमाउंट को, इसी पेमेंट को, इसी मनी को कहते हैं टैक्स, जो कि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं इन सभी एक्सपेंसेस को अफोर्ड करने के लिए। आई थिंक आप लोग टैक्स का मीनिंग तो समझ ही गए होंगे कि देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं। टैक्स किसको कहते हैं समझ में आ गया। अब ये जो टैक्सेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं? मोटे मोटे 2 टाइप्स के ये टैक्सेस होते हैं। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज में टैक्सेस का जो स्वरूप है वो चेंज हो सकता है। हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया में टैक्सेस के मोटे मोटे 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, जो हमें पता होता है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, जो हमारी इनकम होती है,
चाहे वो हम कोई एम्प्लॉय हैं तो हमारी कुछ सैलरी होगी, हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के प्रॉफिट के फॉर्म में हमारी कुछ इनकम होगी। तो जो भी हमारी इनकम है उसके कुछ स्लैब्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर लेवल तक की इनकम तो ऐसी होती है जिसके ऊपर हमें कोई टैक्स देना नहीं होता है गवर्नमेंट को। उसके बाद उसके ऊपर की जो इनकम होती है तो उस इनकम पर डिपेंड करता है कि हम उसका कितना परसेंट, यानी कि ये टैक्स लागू होता है हमेशा परसेंटेज बेसिस पे कि हम अपनी इनकम का इतने इतने परसेंट रुपीस गवर्नमेंट को पे करेंगे इनकम टैक्स के फॉर्म में। अब इसको धीरे धीरे करके थोड़ा सा और डिटेल्स में समझेंगे। फिलहाल हम इसकी सिर्फ इतनी डेफिनेशन समझ रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस किस तरह के होते हैं, जो टैक्स हम डायरेक्टली पे करते हैं, जिसके बारे में हमें पता होता है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना इतना टैक्स पे कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा टाइप होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि लगभग हर काम पर, हर प्रोडक्ट पर हम गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि वो ये टैक्स पे कर रहे हैं। इनकम टैक्स में तो चलो ऐसा है कि इतने इतने लेवल तक आपकी अगर इनकम है तो वो टैक्स आप पे नहीं कर रहे, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट वाला टैक्स है ना, ये छोटे से छोटा कम से कम इनकम वाला व्यक्ति भी पे करता है। कैसे पे करता है? जैसे हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये शर्ट परचेज कर ली, या खाना खाने के लिए मैंने गेहूं खरीदा, आटा खरीदा, दाल खरीदा, तो ये जो कुछ भी सामान हम खरीदते हैं या कोई बेचता है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो जो हम पैसा पे करते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो वो जो पैसा होता है उसी में ये इनडायरेक्ट वाला टैक्स जो है शामिल होता है। तो हम इनडायरेक्ट टैक्स ऑटोमेटिकली पे करते हैं, हमें वो मालूम हो चाहे ना मालूम हो, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें डिटेल्स में एग्जांपल्स और भी आएंगे, धीरे धीरे करके आप उनको समझेंगे। फिलहाल डेफिनेशंस में इतना ही। इस चैप्टर को, टैक्सेस को, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, इन सबको समझने के लिए कुछ टर्म्स को जानना और बेहद जरूरी है। तो क्या है वो टर्म्स? कोई भी प्रोडक्ट बनता है, मार्केट में कैसे आता है और हम तक, यानी कि एंड यूजर तक, यानी कि कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचता है, तो उसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, पर्टिकुलर रास्ते हैं, जिन रास्तों से होता हुआ वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। तो इनको समझना जरूरी है। क्या क्या टर्म सही है? डीलर सबसे पहले हो गया। डीलर, डीलर किसको कहते हैं? द पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल। रीसेल, ये रीसेल क्या है देखिए, तो डीलर क्या काम करता है, कोई भी बिजनेसमैन क्या काम करता है कि प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट बना है, वो जिस दुकान से, जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, किसी दुकान से आप कोई सामान खरीदते हैं, तो वो सामान वो दुकानदार तो नहीं बनाता है, कहीं से उसके पास आता है और वो आपको सेल करता है। तो कम रेट में वो खरीदता है, ज्यादा रेट में वो बेचता है। तो सबसे पहले होता है डीलर। तो डीलर क्या करता है, सामान एक जगह से खरीदता है रीसेल के लिए, यानी कि फिर से उसको बेचने के लिए, या सर्विसेज। सर्विसेज भी जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट, सर्विसेज क्या होता है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता। हर बार जो गुड्स होते हैं, देखो हमारा चैप्टर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो गुड्स तो हो गए वो सामान जो दिखाई देते हैं, जो फिजिकल कुछ है, जिसकी कुछ बॉडी है, ठीक है। और सर्विसेज कहते हैं उन प्रोडक्ट्स को जिनकी कोई बॉडी तो नहीं होती, लेकिन उस वर्क से, उस जॉब से, उस एप्लीकेशन से, उस एक्शन से हमें, यानी कि कस्टमर को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं सर्विसेज। जैसे कि कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने के लिए किसी ने कोई मल्टी सर्विसेज का ऑफिस ओपन कर रखा है, तो ये एक एग्जांपल हो गया सर्विसेज का। बाकी धीरे धीरे करके इसको हम डिटेल्स में समझेंगे। तो ये हो गया हमारा एक टर्म डीलर। नेक्स्ट टर्म हमारा कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मींस हम इसको कहते हैं बेसिक प्राइस भी। कॉस्ट प्राइस और बेसिक प्राइस, व्हाट इज दैट? दिस इज द प्राइस एट विच अ ट्रेडर बाइज गुड्स। ट्रेडर मींस, ट्रेडर क्या करता है, प्रोडक्ट को एक जगह से, जिस तरह से डीलर है उसी तरह से ट्रेडर है, एक जगह से वो प्रोडक्ट को परचेज करता है और दूसरी जगह वो उसको सेल करता है। तो कॉस्ट प्राइस कौन सी होती है? उसकी जो परचेजिंग प्राइस होती है, जितने पैसे में, जितने रेट्स में कोई भी शॉपकीपर या ट्रेडर
प्रोडक्ट को परचेज करता है रीसेल के लिए, तो वो जो परचेजिंग प्राइस होती है वो होती है बेसिक प्राइस, यानी कि वो होती है कॉस्ट प्राइस, सीपी। नेक्स्ट टर्म देखेंगे इसके बाद, क्या है नेक्स्ट टर्म? लिस्ट प्राइस। क्या है लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मार्क्ड। तो इसको हम मार्क्ड प्राइस भी कह सकते हैं। मार्क्ड प्राइस हो गया या प्रिंटेड प्राइस हो गया या कोटेड प्राइस। जो प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस कोट की गई है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है, यानी कि जो कस्टमर को पे करना है उस प्रोडक्ट को परचेज करते वक्त हर प्रोडक्ट पर, लगभग हर प्रोडक्ट पर कुछ रेट प्रिंट होता है, प्रिंट रेट, प्रिंटेड प्राइस। इसको कह सकते हैं हम प्रिंटेड प्राइस या प्रिंटेड रेट। जैसे कि आपने किसी भी प्रोडक्ट पे प्रिंट रेट देखा है, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक्चुअली एमआरपी थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, लेकिन फिलहाल के लिए 10th स्टैंडर्ड के लेवल के हिसाब से आप थोड़ी देर के लिए इसको एमआरपी समझ सकते हैं, समझाने के लिए कि एक प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट पे एक प्राइस प्रिंट होता है जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करना है एंड यूजर को, यानी कि एंड यूजर जिस रेट में उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। एंड यूजर मतलब कंज्यूमर, जो लास्ट में उस प्रोडक्ट को लेकर बेचता नहीं है, लेकर वो अपने ऊपर यूज करता है, उसको कहते हैं एंड यूजर। काफी है इतना। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट क्या है आप लोग जानते हैं कि जो शॉपकीपर है, जो रिटेलर है, वो कई बार अपने प्रोडक्ट पर कुछ स्कीम निकालता है कि ये प्रोडक्ट मुझे लिस्ट प्राइस पर सेल नहीं करना है, ये प्रोडक्ट मुझे कुछ डिस्काउंट देकर, यानी कि कुछ कम रेट में एंड यूजर को सेल करना है। अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। मेन रीजन तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का होता है, अपनी सेल को बढ़ाने का होता है कि मैं जब कोटेड प्राइस से, यानी कि मार्क्ड प्राइस से कम रेट पर प्रोडक्ट सेल करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा सेल होगा। तो इस तरह की स्कीम्स जो होती हैं वो शॉपकीपर यानी कि रिटेलर निकालता है या डिक्लेयर करता है। तो डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस। मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस या कोटेड प्राइस, हमेशा कोटेड प्राइस पर ही हमारा जो डिस्काउंट है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो शॉपकीपर जो डिस्काउंट रखता है वो मैन्युफैक्चरिंग रेट पे नहीं रखता है कि वो मैन्युफैक्चरर इस रेट में हुआ था, या होलसेलर या डीलर के पास वो किस रेट में पहुंचा था, उस रेट के ऊपर उसका इतना परसेंट मैं डिस्काउंट दूंगा एंड यूजर को। इस तरह से नहीं रखता है। वो किस पर रखता है कि उस प्रोडक्ट पे जो कोटेड प्राइस है, जो प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड रेट है, उस रेट से इतना परसेंट कम अमाउंट में लूंगा एंड यूजर से इस प्रोडक्ट के बदले। तो दिस इज सब्जेक्ट टू द मार्केट प्राइस ऑलवेज। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि डिस्काउंट कभी भी कैलकुलेट होगा किस पर? सिर्फ मार्क्ड प्राइस पर, यानी कि लिस्ट प्राइस पर। नेक्स्ट टर्म हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस क्या है? अभी तो हम लिस्ट प्राइस की बात कर रहे थे कि हम कह रहे थे ना कि एंड यूजर को जो अमाउंट पे करना होता है रिटेलर से प्रोडक्ट खरीदते हुए, उसको हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। और अब ये दूसरा टर्म आ गया सेलिंग प्राइस। ये अलग से कहां से आ गया? ये इसलिए आ गया कि जब दुकानदार ने डिस्काउंट डिक्लेयर कर दिया कि मैं लिस्ट प्राइस पर नहीं सेल करूंगा, तो जब वो लिस्ट प्राइस पर नहीं सेल करेगा तो फिर कौन सी प्राइस पर सेल करेगा? लिस्ट प्राइस पर उसने इतना परसेंट डिस्काउंट दिया है। अब लिस्ट प्राइस में से उतना परसेंट डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आया, उस प्राइस पे वो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेगा। इसलिए उस रेट को बोलेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, एसपी, कैपिटल एस डॉट कैपिटल पी डॉट। तो हम कैपिटल एसपी से इसको डिनोट करेंगे सेलिंग प्राइस को। तो ये आपको समझ में आ गई बात कि हम एसपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिस्ट प्राइस जो कि कोटेड प्राइस था, कोटेड प्राइस में से माइनस कर दिया हमने डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट? इतने परसेंट ऑफ कोटेड प्राइस। तो इतने परसेंट ऑफ कोटेड प्राइस हमने जब माइनस कर दिया तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड प्राइस ऑल्सो। डिस्काउंटेड प्राइस हो गया कि जब हमने वो डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचा वो हो गया डिस्काउंटेड प्राइस। अब देखिए एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिस्काउंट 0 है, अगर कोई शॉपकीपर कोटेड प्राइस पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली लिस्ट प्राइस विल बी द सेलिंग प्राइस। जब डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है शॉपकीपर, तो हमारा जो डिस्काउंट हो गया ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो गई। तो SP विल बी इक्वल टू द लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस और कोटेड प्राइस और
प्रिंट प्राइस। दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स। अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे, छोटा सा एग्जांपल, जिससे हमें ये टर्म्स थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलते हैं फ्रेश पेज की तरफ। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेसिक टर्म्स को अच्छी तरह से समझने के लिए। ये रमेश भाई हैं, क्या कलाकारी की इन्होंने, रमेश बाइज अ टेबल quoted at 10,000 rupees at a discount of 20%. If the tax is 20%, calculate the tax Ramesh has to pay and the total amount to be paid by him. ठीक है, तो रमेश को टैक्स कितना पे करना है और टोटल अमाउंट कितना पे करना है, ये कैलकुलेट करना है। क्या परचेस करने पहुंचे, ये टेबल जिसकी कोटेड प्राइस यानी कि टेबल पे जो ठप्पा मारा हुआ था वो क्या था, प्रिंटेड प्राइस क्या थी, 10,000 रुपीज। तो कैसे स्टार्ट करते हैं हम, देखिए कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, प्रॉपर तरीका, जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो क्या है, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। क्या क्या चीजें गिवन है वो सब हम सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है हमने लिखना स्टार्ट किया। मार्केट प्राइस इज ₹10,000, डिस्काउंट इज 20%, टैक्स रेट इज 20%। यहां देखिए एक चीज बतानी और बहुत जरूरी थी, जो बेसिक्स मैं बता रहा था उस वक्त, बेसिक्स टर्म्स जब मैं बता रहा था, तो एक चीज और बतानी बहुत जरूरी थी, अभी तो उसको इरेज कर दिया है, तो अभी बता देता हूं कि ये जो टैक्स क्या होता है ये तो बता दिया, लेकिन टैक्स को कंप्यूट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। टैक्सेस हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में होते हैं और वो लागू होते हैं परचेज प्राइस पर। दिस मच % ऑफ परचेज प्राइस, तो परसेंट के फॉर्म में होंगे एंड परचेज प्राइस के ऊपर होंगे हमेशा टैक्सेस, ठीक है। तो यहां पे हमने जो टैक्स लिया है, जो टैक्स हमें गिवन है वो है 20%, और पूछ रहे हैं कि टैक्स कितना पे करना है। जब गिवन है 20% तो पे कितना करना है। अब आप बोलेंगे कि 20% टैक्स गिवन है और टैक्स पूछ रहे हैं, तो टैक्स गिवन नहीं है, टैक्स का रेट गिवन है। टैक्स गिवन होना एक अलग बात है, टैक्स का रेट गिवन होना एक अलग बात है। टैक्स है 20%, तो फिर पूछा क्या है, पूछा है टैक्स की वैल्यू, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है कि कितने रुपीस टैक्स उसको पे करना है। जो टेबल की कॉस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट जो उसको देना है टैक्स के रूप में, वो पेमेंट कितना होगा, वो कितने रुपीस होगा। तो रुपीस में जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो होगा टैक्स। ये है रेट ऑफ द टैक्स, ठीक है। तो ये है टैक्स रेट 20%। अब देखिए डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है पता ही है। डिस्काउंट वो होता है जो हमें नहीं देना है, रेट तो है इतना लेकिन उसमें से इतना हिस्सा हमें उसको नहीं देना है, तो वो होता है डिस्काउंट। और टैक्स क्या होता है कि रेट है इतना, उसमें हमें इतना और एक्स्ट्रा देना है। तो टैक्स तो हमें एक्स्ट्रा देना होता है और डिस्काउंट हमें नहीं देना होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब दोनों ही 20%, एक्चुअली देखिए फर्नीचर के ऊपर 20% टैक्स नहीं होता है, लेकिन मैंने जानबूझ के ये 20% का एग्जाम्पल लिया है। वो इसलिए लिया है कि इसी बहाने में कुछ और चीज भी आपको दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि देखिए डिस्काउंट है 20% एंड टैक्स रेट है 20%। तो 20% तो रमेश को नहीं देना है एंड 20% ही रमेश को एक्स्ट्रा देना है। अब पूछ रहे हैं कि कितना पेमेंट रमेश को फाइनली देना है, तो उतना ही होगा ना। फिर 10,000 कोटेड प्राइस है, तो कोटेड प्राइस में हमें 20% नहीं देना है, डिस्काउंट है, एंड 20% हमें एक्स्ट्रा देना है जो कि टैक्स है। तो फिर इसका मतलब 10,000 ही पे करना होगा। क्यों? क्योंकि 10,000 में से 20% नहीं देना है और 20% एक्स्ट्रा देना है, तो इसका मतलब 10,000 ही पे करना होगा ना, यही है ना। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। हम अपने प्रोसेस से, अपने मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हमने गिवन डेटा लिखना शुरू किया। मार्क्ड प्राइस है यानी कि कोटेड प्राइस है कितनी, 10,000 रुपीज, डिस्काउंट है 20% एंड टैक्स रेट है 20%। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि जो कोटेड प्राइस है उसमें से कितना हमें नहीं पे करना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कि हमें पे करना कितना है। तो हमारा हो जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस हमारा कितना है, 10,000। चालू हो जाएंगे, ₹10,000 मार्क प्राइस है, माइनस डिस्काउंट 20%। तो 20 कैसे लेंगे, देखिए 20 पर, मैंने हमेशा परसेंट को आपको हमेशा बताया है कि किस तरह से हम परसेंट कभी भी लिखेंगे या समझेंगे तो कभी भी परसेंट में मिस्टेक नहीं होगी। किस तरह से समझेंगे परसेंट को,
20 पर मीन्स एक एक शब्द में उसका मीनिंग होता है। 20 पर मीन्स डिवाइड, 20% 100, सेंट मीन्स 100, 20% ऑफ, दिस इज ऑफ क्या, 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट है ना, मार्क्ड प्राइस है इतना, कोटेड प्राइस है 10,000, तो 10,000 रुपीज पर 20% डिस्काउंट शॉपकीपर दे रहा है। तो फिर जब 20% डिस्काउंट दे रहा है तो किस पर दे रहा है, मार्क्ड प्राइस पर। 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस, यहां पे आएगा मार्क्ड प्राइस जो कि है 10,000 रुपीज। यहां पे देखिए यूनिट लिखी है रुपीज, तो यहां पे भी यूनिट हमें लिखनी होगी। अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो दोनों जगह नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे तो दोनों जगह लिखेंगे। फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसमें यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो रुपीज 10,000, तो यहां पर भी रुपीज 10,000 मार्क्ड प्राइस माइनस 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस, दैट इज 10,000। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस आ गई हमारी 10,000 माइनस 2,000। कैसे, ये 10,000 में से हमने ये काटा पीटी कर ली, 2 0 से 2 0 कट होगा, ये सब आपको आता ही अच्छी तरह से। तो 10,000 माइनस 2,000 आ गया हमारा 8,000 इज द डिस्काउंटेड प्राइस, दैट इज सेलिंग प्राइस। सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस, ये वो रेट है, ये वो प्राइस है जो रमेश पे करेगा शॉपकीपर को। लेकिन रमेश सिर्फ 8,000 ही शॉपकीपर को पे नहीं करेगा, इसके साथ साथ वो इसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी पे करेगा, दैट इज 20%। उसका रेट क्या है टैक्स का, 20%। तो वो टैक्स कितना उसको पे करना है वो वैल्यू में हम कैलकुलेट अब कर लेंगे। तो किस पर कैलकुलेट करना है हमें, 8,000 पे, क्योंकि बताया था ना टैक्स हमेशा कंप्यूट होता है किस पर, परचेज प्राइस पर। अब परचेज प्राइस क्या है, परचेज प्राइस इज नॉट कोटेड प्राइस, दिस इज नॉट परचेज प्राइस, परचेज प्राइस इज डिस्काउंटेड प्राइस। आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस हो गई दैट इज परचेज प्राइस। तो अब परचेज प्राइस पर कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है टैक्स। करते हैं, तो ये टैक्स आ गया हमारा, जैसे मैंने बताया था वैसे ही कैलकुलेट करना है। 20%, देखिए 20% ऑफ 8,000, 20% ऑफ परचेज प्राइस यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस। तो इस पर अब टैक्स भरना है रमेश को। तो कितना आ गया, ये काट पीट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1,600 रुपीज आ गई टैक्स की वैल्यू। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर 1, फर्स्ट आंसर जो हमसे पूछा गया था। वो क्या क्या पूछा गया था कि कैलकुलेट, कहां गया, कैलकुलेट द टैक्स, कैलकुलेट द टैक्स रमेश हैज टू पे। तो रमेश को जो टैक्स की वैल्यू, अमाउंट में जो जितने रुपीज टैक्स पे करना है वो पूछा था। ये आ गया हमारा टैक्स की वैल्यू 1,600 रुपीज, एकदम सिंपल है। दूसरा क्या पूछा है कि टैक्स के साथ साथ अब रमेश को फाइनली अमाउंट कितना देना है, शॉपकीपर को पेमेंट कितना देना है। ऑब्वियसली जो उसकी डिस्काउंटेड प्राइस आई वो भी देनी है और जो टैक्स आया वो भी देना है। तो अब ऑब्वियसली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और आ जाएगा हमारा सेकंड आंसर कि रमेश शॉपकीपर को कितना पेमेंट देगा, दैट्स ऑल। तो ये कैलकुलेट हो गया हमारा टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय रमेश 8,000 प्लस 1,600। 8,000 जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो भी उसको पे करना है एंड टैक्स भी पे करना है, आ गया 9,600 रुपीज इज द सेकेंड आंसर। अब देखिए यहां जो खास बात मैं बताना चाहता था, सिखाना चाहता था, जिसकी वजह से ये मैंने दोनों वैल्यूज 20% ली थी। टैक्स रेट भी 20%, डिस्काउंट भी 20%। स्टार्टिंग में क्या लग रहा था कि 20% ही डिस्काउंट है एंड 20% ही टैक्स है, तो फिर उतना ही पे करना होगा जितना कि कोटेड प्राइस है। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि नहीं लग रहा था। यहाँ देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये तो सीधी सादी सी प्रॉब्लम है, आसान सी प्रॉब्लम है। आगे चल के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वही वैल्यू आ जाएगी, 20% ही डिस्काउंट एंड 20% ही टैक्स, तो वही वैल्यू आ जाएगी। वही वैल्यू नहीं आएगी। 10,000 हमारी कोटेड प्राइस थी, लेकिन हमारी फाइनल प्राइस क्या आई टैक्स के साथ, 9,600 रुपीज, जबकि हमने 20% ही डिस्काउंट माइनस किया
और 20% ही टैक्स प्लस किया, फिर भी वही वैल्यू क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? वही वैल्यू नहीं आएगी। तो वो वैल्यू क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 20% जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं वो किस पे कैलकुलेट करते हैं? कोटेड प्राइस पे। तो कोटेड प्राइस है 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज का 20% है डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट होने के बाद जो डिस्काउंटेड प्राइस आई वो थी 8,000 रुपीज। तो टैक्स कितना है? वो है 20% डिस्काउंटेड प्राइस का। तो ये है 20% डिस्काउंटेड प्राइस का, और डिस्काउंट है 20% कोटेड प्राइस का। तो दोनों सेम कैसे हो जाएंगे? 10,000 का 20% है डिस्काउंट, एंड ये क्या है? टैक्स है 8,000 का 20%। तो 10,000 का 20% एंड 8,000 का 20% सेम कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो ये आप इतने समझदार हैं कि आप ये इतनी बात समझ गए होंगे, इसको और ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना है, कहीं पर भी ऐसे कंफ्यूज होना नहीं है कि 20% ही माइनस है एंड 20% ही प्लस है, तो उछल के खटाक देनी आंसर लिख के बैठ गए कि 10,000 ही है। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसी मिस्टेक से बचना सिखाने के लिए ही मैंने ये दोनों जगह 20% लिया है, अदरवाइज फर्नीचर पर 20% टैक्स नहीं होता है। ठीक है, हो गई बात खत्म। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है हमारा जीएसटी। अभी तक हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे थे, अभी किसकी बात कर रहे थे? अभी हम टैक्स की बात कर रहे थे कि क्या है टैक्स। अब हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। तो देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 2017 को। तो ये इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? उससे पहले क्या होता था? उससे पहले भी टैक्सेस होते थे। उससे पहले टैक्सेस का जो स्वरूप था वो थोड़ा सा चेंज था, और 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया। क्यों किया? जब पहले से हमारा एक टैक्सेशन का सिस्टम था, तो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? जीएसटी की जरूरत गवर्नमेंट को क्यों महसूस हुई? देखिए, इससे पहले जो टैक्सेस थे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, कंप्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल था उनको। आम आदमी यानी कि हर आदमी उसको समझ नहीं पाता था। हर आदमी तो खैर इसको जीएसटी को भी नहीं समझ पाता, लेकिन समझना चाहते हैं तो ये समझना, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो मुश्किल था क्यों? मुश्किल था इसलिए क्योंकि कई टाइप के टैक्सेस लगते थे। कई टाइप के मतलब, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे कि एक टैक्स था वैट, VAT, वैट। वैट एक टैक्स था, एक्साइज एक टैक्स था, सर्विस टैक्स था। कई अलग अलग तरह के टैक्स थे। और इसमें एक प्रॉब्लम और थी कि देखिए, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस थे। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट होती थी। तो कोई गवर्नमेंट सोचती थी कि इस प्रोडक्ट पे, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इस तरह से टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए, तो इतना % लगना चाहिए। जबकि किसी और स्टेट की गवर्नमेंट उसको अलग तरह से कैलकुलेट करती थी, और वो कैलकुलेट करती थी कि भाई इस प्रोडक्ट पे इतना नहीं, इतना % टैक्स होना चाहिए। तो ये टैक्सेस एक ही प्रोडक्ट पर अलग अलग स्टेट पे अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होते थे। तो एक ही प्रोडक्ट का जो रेट है वो एक स्टेट में तो अलग हो जाता था और दूसरे स्टेट में अलग हो जाता था। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो वन नेशन वन टैक्स वाज द एम ऑफ द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट जीएसटी। तो एक ही नेशन है, स्टेट्स भले ही अलग अलग हों, तो अलग अलग स्टेट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेट अलग अलग क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जीएसटी लागू किया गया। अभी भी देखिए, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते। मतलब कि जैसे पहले टैक्सेस लगते थे उसी तरह से लगते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग तरीके से एंड स्टेट गवर्नमेंट का अलग तरीके से। जैसे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो गए? जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम, एंड इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग, आप देखेंगे कि दिल्ली में पेट्रोल का रेट अलग है, मुंबई में अलग है। तो जिस स्टेट में कम होता है वो तो कुछ नहीं बोलता, जिस स्टेट में ज्यादा होता है वहां की पब्लिक शोर मचाती है। तो ये सब पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता था। ये जो शोर मचाने का काम है पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता था, अभी सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स में होता है जो कि जीएसटी के दायरे में नहीं आते। इस पे भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। मैं भी उन लोगों में से एक हूं जो ये चाहते हैं कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूं कि पूरी कंट्री में पेट्रोल का रेट एक ही हो। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, तो ये एक रीजन हो गया जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का। दूसरा क्या हो गया कि मल्टीपल टैक्सेस जो थे, जो अलग अलग तरीके के टैक्सेस थे, सब मिलाकर एक ही टैक्स में मर्ज कर दिए।
अब सबकी कैलकुलेशन अलग अलग नहीं करनी पड़ेगी, तो कंप्यूटेशन इजी हो गया जीएसटी इंट्रोड्यूस होने की वजह से। और एक बहुत बड़ा रीजन और भी था कि टू मिनिमाइज द फिजिकल इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटीज, जिसको कहते हैं ना कि दलाल बहुत हुआ करते थे बीच में, अब सब कुछ ऑनलाइन है। जीएसटी जब से आया है सारे टैक्सेस वगैरह आप ऑनलाइन पे करते हैं। एंड नाउ दिस इज द ओनली इनडायरेक्ट टैक्स। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे टैक्सेस थे, सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक ही इनडायरेक्ट टैक्स अब है, वो है जीएसटी। इससे भी बहुत बड़ा रीजन टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन। व्हाट इज डबल टैक्सेशन? डबल टैक्सेशन है टैक्स के ऊपर टैक्स। जैसे मैं कोई ट्रेडर हूं, मान लीजिए, ठीक है, मैंने कोई प्रोडक्ट कहीं से परचेज किया रीसेल के लिए, अब मैं उसको रीसेल करूंगा, तो मुझे जो टैक्स पे करना है सिर्फ वैल्यू एडिड पर पे करना है। व्हाट इज वैल्यू एडिड? देखिए, मैंने कम रेट में एक प्रोडक्ट परचेज किया है, तो परचेज करते वक्त उस रेट पर मैंने जीएसटी भर दिया, यानी कि जीएसटी पे कर दिया। अब मैं उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को, नेक्स्ट कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल करूंगा। नेक्स्ट कस्टमर में भी द एंड यूजर और मे बी द शॉपकीपर, हो सकता है वो भी आगे उसको सेल करे। तो मैं जिसको भी बेचूंगा वो खरीद रहा है, मैं बेच रहा हूं तो वो खरीद रहा है, तो वो खरीद रहा है तो वो भी तो जीएसटी भरेगा। तो वो जब जीएसटी कंप्यूट करेगा उसका कैसे होगा? वो जिस रेट में परचेज कर रहा है, तो वो जिस रेट में परचेज कर रहा है उस रेट पर वो जीएसटी भरेगा, और मैं जिस रेट में परचेज कर रहा हूं मैं उस रेट पर जीएसटी भरूंगा। तो ये डिफरेंस है, मैं कम रेट पर जीएसटी भर रहा हूं, वो थोड़े से ज्यादा रेट पर जीएसटी भर रहा है। तो कम रेट और ज्यादा रेट का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस वाला जो जीएसटी है सिर्फ वही जीएसटी मेरी पॉकेट से जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं है कि मैं जो उससे टैक्स ले रहा हूं मैं तो नहीं ले रहा हूं, वो भी मुझे आगे गवर्नमेंट को देना है, प्लस अपनी पॉकेट से भी पूरा पूरा टैक्स देना है। ऐसा नहीं है, अपनी पॉकेट से मुझे सिर्फ उतना ही टैक्स देना है जितना मेरा प्रॉफिट हुआ। इसको कहते हैं वैल्यू एडिड। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो वैल्यू एडिशन को समझेंगे यहाँ पे, तो समझेंगे तो, लेकिन उससे पहले उससे भी जरूरी काम करेंगे। मैथ्स का चैंपियन बनना चाहते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर डालेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर डालेंगे, ताकि सभी अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, लेक्चर से कुछ सीखने को मिलेगा, तो लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। तो कर डालेंगे चैनल को सब्सक्राइब। समझेंगे वैल्यू एडिशन को। देखिए क्या है, मान लीजिए मैं एक ट्रेडर हूं, मैंने इधर से कोई प्रोडक्ट परचेज किया 10,000 रुपीज में, से 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज करके मैं 12,000 रुपीज में सेल करता हूं। मेरे लेफ्ट में कौन है? वो जिसको मैंने सेल किया। मेरे राइट में कौन है? वो जिससे मैंने परचेज किया। और मान लीजिए उस प्रोडक्ट पर जो टैक्स है वो 10% है, ठीक है, जीएसटी 10% है। तो 10,000 रुपीज का मैंने प्रोडक्ट परचेज किया, तो उस पर 10% यानी कि 1,000 रुपीज मैं उसको पे करूंगा जिससे मैंने परचेज किया है प्रोडक्ट। और 12,000 रुपीज में मैंने सेल किया है प्रोडक्ट, तो जिसको मैंने सेल किया है उसने परचेज किया है, ठीक है ना, वो परचेज पे जीएसटी भरेगा। तो जिसको मैंने सेल किया है उसने परचेज किया है, मान लीजिए वो एंड यूजर है, वो और आगे उसको सेल नहीं कर रहा, तो उसने 12,000 रुपीज में प्रोडक्ट परचेज किया है। तो 12,000 का 10% यानी कि 1,200 रुपीज वो मुझे पे करेगा। मुझे पे करेगा का मतलब ये पैसा मेरी पॉकेट में नहीं आएगा, फिलहाल मेरी पॉकेट में आएगा। तो हुआ क्या, फाइनली हुआ क्या, 1,200 रुपीज मैंने उससे लिए और 1,000 रुपीज मैं ऑलरेडी परचेज के टाइम पर उसको दे चुका हूं। उसको किसको? इधर कौन है? मेरे राइट हैंड में, मेरे राइट हैंड में वो है जिससे मैंने परचेज किया। तो 1,000 तो मैं उसको दे ही चुका हूं। 1,200 मैंने कलेक्ट किए, तो मेरे पास ज्यादा कितने हो गए? 200 रुपीज मेरे पास ज्यादा इकट्ठे हो गए। ये 200 रुपीज मुझे जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो पहले कैसा होता था? पहले ऐसा नहीं होता था। मुझे ये बताइए, क्या ऐसा होना चाहिए कि 12,000 रुपीज पर टैक्स वो पे करे जिसने 12,000 रुपीज में परचेज किया है, और 10,000 रुपीज में मैंने परचेज किया है, तो 10,000 रुपीज पर टैक्स मैं पे करूं, तो 12,000 रुपीज पर भी टैक्स जाए गवर्नमेंट को एंड 10,000 रुपीज पर भी टैक्स जाए गवर्नमेंट को, यानी कि
1200 भी गवर्नमेंट के पास जाए एंड 1000 भी गवर्नमेंट के पास जाए तो ज्यादा टैक्सेशन हो गया ना, डबल टैक्सेशन। इसी को कहते हैं डबल टैक्सेशन, टैक्स के ऊपर टैक्स। इसको अवॉइड करने के लिए ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जीएसटी इंट्रोड्यूस करने का। तो अब इसको हम इस तरह से जरा से समझ लेंगे कि मैंने टैक्स, देखिए टैक्स कलेक्टेड माइनस जीएसटी, जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड, क्या है ये? टैक्स डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। कौन डिपॉजिट करेगा? मैं फॉर एग्जांपल मैं डिपॉजिट कर रहा हूं गवर्नमेंट को कितना टैक्स? जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड। मैंने जितना कलेक्ट किया उसमें से मैंने पे कर दिया उसको, जिससे मैंने परचेज किया था वो आगे भरेगा। अब मेरे पास जो इकट्ठा हो गया वो जीएसटी मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड मतलब क्या हो गया? जीएसटी ऑन सेल प्राइस माइनस जीएसटी ऑन परचेज प्राइस। सेल प्राइस पे मैंने जीएसटी कलेक्ट किया है, परचेज प्राइस पे मैंने जीएसटी पे किया है। तो जीएसटी ऑन सेल प्राइस माइनस जीएसटी ऑन परचेज प्राइस। तो जीएसटी ऑन क्या हो गया? सेल प्राइस माइनस, अब हम इन दोनों को अगर डिफरेंस कर दें, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, तो मुझे जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस पर। और इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस को ही वैल्यू एडिशन कहते हैं, क्योंकि यही मेरा प्रॉफिट है। मेरा प्रॉफिट है 2000 रुपीज, 10,000 का खरीद के 12,000 में सेल किया है, तो मेरा प्रॉफिट है 2000, तो मैं 2000 पर ही टैक्स पे करूंगा। तो क्या हो गया? वैल्यू एडिशन, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। सिंपल है, समझ में आ गया? जीएसटी का रीजन समझ में आ गया। वैल्यू एडिशन पे यानी कि जिसका जितना प्रॉफिट है उसको अपनी इनकम पर ही ये इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होता है। क्योंकि ये टैक्स इनडायरेक्ट है इसलिए पहले समझ में नहीं आता था, तो वैट और अलग अलग तरह के टैक्स जोड़कर पता नहीं चलता था कि भरने वाले ने टैक्स कितना भर दिया। जीएसटी में क्लियरली पता चलता है कि मैंने टैक्स उतना ही भरा है जितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, भले ही वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो भी मैंने उतना ही भरा है जितना मेरा प्रॉफिट हुआ है उसी पर। तो इस तरह से जीएसटी जब से लागू हुआ है मोस्टली प्रोडक्ट का रेट कम हुआ है। अब आप बोलेंगे कम तो होता, वो दिखता नहीं, दिखता है लेकिन महंगाई भी तो बढ़ती है ना साथ साथ में, तो इसलिए वो दिखाई नहीं देता। लेकिन जीएसटी लगने से टैक्सेशन कम हुआ है, मोस्टली प्रोडक्ट पहले से थोड़े से सस्ते हुए हैं। तो जीएसटी का फायदा है, नुकसान नहीं। तो ये जो जीएसटी है ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर मिलाकर टैक्स है, दोनों पर सेम तरीके से टैक्सेशन होता है। अब गुड्स किसको कहते हैं, सर्विसेज किसको कहते हैं? स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा और बता दूं कि गुड्स हो गया फिजिकल प्रोडक्ट, उसकी कोई बॉडी है, कोई मूवेबल आइटम है, वो गुड्स है। अब इसमें देखिए मूवेबल तो कैश भी होता है, मनी होता है, ठीक है, तो उसको गुड्स नहीं कहते, वो कोई सामान नहीं है। और सिक्योरिटीज भी सामान नहीं है, वो भी गुड्स नहीं है। सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये सब भी गुड्स नहीं है, सामान नहीं है, गुड्स में ये सब नहीं आता। तो गुड्स कौन कौन से होते हैं? मूवेबल आइटम्स एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज। और सर्विसेज क्या हो गई? गुड्स को छोड़कर, मनी को छोड़कर, सिक्योरिटीज को छोड़कर जो प्रोडक्ट बचे वो हो गए सर्विसेज, जिसमें सिर्फ सर्विस देनी है, जिसमें कोई सामान इधर से उधर नहीं जा रहा है। तो सर्विसेज में फॉर एग्जांपल क्या हो गया? जैसे कि इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, बैंकिंग की सर्विसेज हो गई, इस तरह से कुछ कुछ सर्विसेज होती हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि जीएसटी को कंप्यूट कैसे करते हैं, कैसे उसकी हम कैलकुलेशंस करेंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो ये जीएसटी 3 तरह से कंप्यूट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी को कहेंगे एसजीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। देखिए प्रोडक्ट सेल और परचेज जो किया जाता है वो 2 केसेस बनते हैं उसमें। एक तो क्या कि किसी एक ही स्टेट में प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर सेल किया जा रहा है एक ही स्टेट के अंदर, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, ठीक है। एक ही स्टेट के अंदर अगर प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए नागपुर में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और पूना में सेल हो रहा है, तो नागपुर एंड पूना दोनों एक ही स्टेट में आते हैं महाराष्ट्र में, तो इंट्रा स्टेट बिजनेस हो रहा है। तो ये एक केस हो गया। और दूसरा केस ऐसा है जैसे कि अहमदाबाद में प्रोडक्ट बन रहा है और पूना में सेल हो रहा है, ठीक है, सेल पूना में हो रहा है, तो ये एक एग्जांपल है। तो अहमदाबाद में प्रोडक्ट बना, अलग स्टेट है,
पूना में सेल हुआ अलग स्टेट है, तो ये हो गया इंटर स्टेट। जब बिजनेस होता है इंटर स्टेट तो केस अलग है, और जब बिजनेस होता है इंट्रा स्टेट यानी कि एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये केस अलग है। तो इन दोनों केसेस में अलग अलग तरीके से जीएसटी कंप्यूट होता है। तो देखिए इंट्रा स्टेट यानी कि नागपुर और पूना वाला जो मैंने एग्जांपल लिया, उस तरह के केस में क्या होगा, CGST एंड SGST लागू होगा, IGST लागू नहीं होगा। ठीक है, तो CGST एंड SGST किस तरह से लागू होगा, हाफ हाफ। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 10% जीएसटी है, तो 10% जीएसटी में से 5% जीएसटी तो होगा CGST एंड 5% जीएसटी होगा SGST। तो 5% तो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, 5% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और IGST उसमें लागू नहीं होगा। IGST कब लागू होगा, IGST लागू होगा इंटर स्टेट वाले केस में, यानी कि अहमदाबाद पूना वाले केस में। तो उसमें किस तरह से कंप्यूट होगा कि पूरा का पूरा 10%, फॉर एग्जांपल 10%, तो पूरा का पूरा 10% एक ही बार में कैलकुलेट होगा, उसमें कोई हाफ हाफ का कोई चक्कर नहीं होगा, और वो पूरा का पूरा IGST होगा। उस केस में CGST एंड SGST लागू नहीं होंगे, ये दोनों अनिल हो जाएंगे। सिर्फ इंटर स्टेट में लागू होगा IGST, और ये जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये देखिए इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, ये पहले तो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, IGST कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा स्टेट गवर्नमेंट को पे करती है, देती है, इट्स अ रूल, इट्स अ लॉ। बाद में वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन उस वक्त IGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कलेक्ट होता है। तो ये तीनों तरह के जीएसटी में डिफरेंस हो गया, आपको समझ में आ गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। एक एग्जांपल लेंगे जिसमें ये तीनों आसानी से कैलकुलेट करना आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेश पेज पे। चलिए सिंपल प्रॉब्लम से समझेंगे कि जीएसटी को कैसे कंप्यूट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ सम फाइनेंशियल सर्विसेज इन द सेम सिटी, ठीक है, आर ₹600, ₹300, ₹800 and ₹1000. If the rate of GST is 12%, find the amount of the GST on these services. ठीक है, तो ये अलग अलग सर्विसेज हैं जो कि एक ही कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और ये है सेम सिटी में। तो इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, अब क्या हो गया, द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, ये अलग अलग सर्विसेज हैं, तो इनकी टोटल कॉस्ट हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उस पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए अलग अलग जो सर्विसेज हैं, इनकी जो टोटल कॉस्ट हो गई, सबको ऐड कर दिया, ये आ गई हमारी ₹2700। नाउ इट्स अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। कि ट्रांजेक्शन कैसा हुआ, इंट्रा स्टेट, सेम सिटी, यहाँ पे गिवन है सेम सिटी। प्रॉब्लम में कभी भी गिवन होगा कि ट्रांजैक्शन किस किस सिटी के बीच हो रहा है, या सेम सिटी के बीच हो रहा है, या अलग अलग स्टेट्स के बीच हो रहा है, ये गिवन होगा हमेशा। ठीक है, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का केस है। तो यहाँ पे CGST क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 12%। हाफ कैसे, ये हम डायरेक्ट, हमने देखिए ये हाफ लिखा है, या हम डायरेक्ट 6% भी लिख सकते थे। यहाँ पे हमने करके दिखाया है आपको कि हाफ ऑफ 12%, तो हाफ है ना CGST एंड हाफ है SGST, तो हम हाफ इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम 6% भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12% का हाफ होता है 6%। तो यहाँ पे हमने लिख के दिखा दिया हाफ ऑफ 12% ऑफ 2700। इस रेट पर, इस अमाउंट पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ये कैलकुलेशन हमने कर ली, काटपीट हमने कर ली, तो आ गया हमारा ₹162। अब सेम SGST, वो भी हाफ है, इसको मैंने अलग तरह से लिख के दिखाया है। ये लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं, दोनों में से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं। तो 12% का हाफ हो गया 6%, तो 6% ऑफ 2700 एंड दैट इज ऑल्सो ₹162। तो ये तो हो गए CGST एंड SGST। नाउ इट्स अ केस ऑफ इंट्रास्टेट। तो इंट्रास्टेट के केस में IGST इक्वल टू क्या होगा, इस तरह से हम 0 लिख सकते हैं, नील लिख सकते हैं। IGST इसमें एप्लीकेबल नहीं रहेगा, लेकिन फाइनली जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो टोटल GST जरूर लिखेंगे।
टोटल जीएसटी इक्वल टू 162 प्लस 162 प्लस 0 आई जीएसटी। हमने तीनों तरह के जीएसटी इसमें ऐड कर दिए। आ गया हमारा आंसर ₹324। तो इस तरह से ये इंट्रा स्टेट की कैलकुलेशन हुई। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे इंटर स्टेट का। राम फ्रॉम आगरा सेल्स अ प्रोडक्ट टू श्याम बेस्ड इन इंदौर। राम बैठा है कहां पे? आगरा में। श्याम कहां पे बैठा है? इंदौर में। तो प्रोडक्ट गया आगरा से इंदौर एट द रेट ऑफ ₹12,000। किस चीज का रेट है ये? राम ने जो प्रोडक्ट सेल किया है श्याम को 12,000 रुपीज में सेल किया है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटीज। अब देखिए इस तरह के प्रॉब्लम्स में इस चैप्टर में क्या होगा कि थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी चेक हो जाएगी। कहीं कहीं वो सिर्फ सिटीज का नाम लिखेगा। अब आपको सोचना है कि ये जो दो सिटीज के नाम लिखे हैं ये दोनों सिटीज एक ही स्टेट में हैं या अलग अलग स्टेट में हैं। अब किसी को पता ही नहीं कि आगरा कहाँ है इंदौर कहाँ है, तो वो मिस्टेक कर सकता है। तो आगरा है अलग स्टेट में, इंदौर है अलग स्टेट में। इट्स अ केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में CGST nil, SGST nil, only the applicable GST is IGST, integrated GST, and that is 18% of 12,000, and this is 2,160 rupees only। ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। ये सभी क्वेश्चन की कैलकुलेशन इतनी ही सिंपल होंगी। इस चैप्टर की अब फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों से पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी और यही है होमवर्क। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर डालिए। ये मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से बच के जाएगा नहीं। इसी बात पे एंड करते हैं इस लेक्चर को। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को टच जरूर कीजिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा जरूर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।